हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखा करिए, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 35 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लोहा जुडिशियल सक्सेस पर आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आईपीसी का वेरेक्ट, कॉपी और पेन, ये तीन चीज़ अपने पास रखना है, ठीक। उसके बाद ध्यान क्या रखना है, जितनी बात को हमने इसमें दर्शाया है, जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक। ये बात समझ में आ गया। देखिए, जब हम सारी बात को रिलेट करके समझाएं और जिस धारा पे चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट हो उसी को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए चले जाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे को लेकर, ठीक है। एकदम ध्यान सुनना। आईपीसी की धारा 35 को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको हर एक बात को बहुत ही ध्यानमग्न होकर सारी बात को समझना है, कोई भी बात मिस नहीं करना है। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर एक बात को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 35 यानी कि क्या कहता है कि आपराधिक कृत्य को कारित करने के लिए इसमें क्या हो कि ऐसी सहमति हो और उस आशय के साथ और इस बात की जानकारी हो और एक दूसरे के संपूरक के रूप में क्या हो, सहायता करते हो, यानी कि हेल्प देते हो और उस कृत्य को ऐसे अंजाम को कारित करते हैं, ठीक है। और एक ही समय एक ही साथ वो मिलकर ऐसे कृत्य को करते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सभी व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति का जो पृथक कृत्य होता है, ठीक है, जो पृथक कृत्य और पृथक आशय और पृथक ज्ञान के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर उसका ज्ञान और आशय सिद्ध हो गया, यानी कि सभी व्यक्तियों की में से हर एक व्यक्ति का अगर उनमें से, ठीक है, जो पृथक कृत्य के आधार पर उस व्यक्ति का आशय और ज्ञान सिद्ध हो गया तो वो दायित्वाधीन उस, यानी कि जो मुख्य अपराध किया, ठीक है, उस मुख्य अपराध के लिए वो दायित्वाधीन होगा, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वो आशय और ज्ञान उस पृथक कृत्य के आधार पर सिद्ध हो गया तो उस मुख्य अपराध का दायित्वाधीन होगा, ठीक है। अगर आशय और ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ तो उस मुख्य अपराध का दायित्वाधीन नहीं होगा। बस वो क्या होगा, यानी कि जो कृत्य किया, पृथक कृत्य किया, सिर्फ उस पृथक कृत्य के लिए ही दायित्वाधीन होगा, न कि आप ये नहीं कह सकते कि उस मुख्य अपराध के लिए दायित्वाधीन होगा, ठीक है। इसलिए नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सभी व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति का जो एक पृथक कृत्य होता है, उन्हीं पृथक कृत्य में अगर वो आशय और ज्ञान सिद्ध हो जाएगा तो वो मुख्य अपराध का दायित्वाधीन होगा। अगर आशय और ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस पृथक कृत्य के लिए ही दायित्वाधीन होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगा। अब एक बात ध्यान और रखना, उस अपराध को कारित करने में सभी व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति का अगर आशय और ज्ञान पृथक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का, यानी कि सभी व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति का जो पृथक कृत्य है, अगर उस पृथक कृत्य के आधार पर आशय और ज्ञान सिद्ध होता है
तो ये मान लिया जाएगा कि उसी व्यक्ति ने ही वो अपराध किया है। ठीक है, भले कोई और किया हो, लेकिन यही माना जाएगा कि उसी ने ही किया है। ठीक है, केवल वही व्यक्ति किया है, तो ये मान लिया जाएगा। तो अब ध्यान क्या रखना है कि सभी व्यक्ति जो है एक ही दायित्वाधीन होंगे। सभी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो है, जो भी उसमें है, सभी व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उसके दायित्वाधीन होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आशय और ज्ञान, यानी कि इंटेंशन और नॉलेज, इस बात का वो क्या हो, उसमें सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, साबित होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब आपको एक केस के द्वारा समझाते हैं, तो आपको सारी बात जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब्राहम शेख, ठीक है, अब्राहम शेख वर्सेस पश्चिमी बंगाल, 1964 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है इसी केस में। ठीक है, सारी बात जो हमने बताया इसमें, वो बातें सब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आईपीसी की धारा 34 की तरह, ठीक है, आईपीसी की धारा 34 की तरह क्या धारा 35 एवं धारा 114 क्या है, वो रचनात्मक दायित्व के लिए वो विधिक परिकल्पना करता है। क्या है कि रचनात्मक दायित्व के लिए विधिक परिकल्पना करता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, एकदम ध्यान देखिए कि आईपीसी की धारा 35 आवश्यक है। अब इसमें ध्यान क्या रखेंगे कि आशय और ज्ञान को ध्यान रखना है। अब देखिए, उस आपराधिक कृत्य को कारित करने के जो घटना स्थल है, वहाँ पे क्या है, एक ही समय पे, ठीक है, सभी व्यक्तियों को देखिएगा, एक ही समय पे और एक ही साथ और उस ज्ञान और आशय के साथ उस आपराधिक कृत्य को करते हैं, ऐसा अपराध करते हैं। यानी कि एक ही साथ एक ही समय संपृक्त होकर वो अपराध को कारित करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहीं पे आपको बहुत सारी चीज़ की लीगल बात मिलेगा, समझ में आएगा। देखना कि इसमें क्या ध्यान रखना है कि अभियुक्तों के द्वारा, क्या है कि अभियुक्तों के द्वारा, अब इसमें देखिए जो उसका पृथक कृत्य होता है, ठीक है, उन सभी अभियुक्तों के द्वारा, उन सभी अभियुक्तों के में से क्या है कि जो हर एक व्यक्ति होता है जिसका अपना अपना एक कृत्य होता है, जो अपने अपने कृत्य के द्वारा उस अपराध को, यानी उस अंजाम को कारित किए, उस आपराधिक कृत्य को कारित किए, तो उन अभियुक्तों में से हर एक व्यक्ति का, ठीक है, क्या होगा, उसका जो, यानी क्या है कि उसके प्रति जो ऐसा कृत्य किया, ठीक है, उस कृत्य में आशय और ज्ञान, ठीक है, यानी सभी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति में से जो अभियुक्त हैं, उन सभी अभियुक्तों में से हर एक अभियुक्त का एक अपना पृथक कृत्य हो, ठीक है, उस अपने पृथक कृत्य में ज्ञान और आशय, इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, जब आशय, यानी कि अब इसमें क्या ध्यान रखें, यानी कि कॉमन इंटेंशन आ गया। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या है कि कॉमन इंटेंशन का अभाव है, यानी कि सामान्य आशय का अभाव। ठीक है, अब इस स्थिति में आपको यही बात सिद्ध करना है, उसके आशय और ज्ञान को, यानी कि सभी अभियुक्तों में से हर अभियुक्त का जो पृथक कृत्य होता है, उस पृथक कृत्य के जो आशय और ज्ञान, उसी बात को सिद्ध करना है। ठीक है, वो अगर वो सिद्ध हो जाएगा तो ये मान लीजिएगा कि क्या हो गया, वो मुख्य जो, यानी कि जो मुख्य अपराध किया मेन, उस अपराध के लिए क्या होगा, वो पृथक जो कृत्य किया, यानी कि उसका आशय और ज्ञान सिद्ध हुआ, यानी उस मुख्य अपराध के लिए दायित्वाधीन हो गया। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, आपने पहले क्या ध्यान रखा कि वो जो सभी अभियुक्तों में से हर व्यक्ति का जो क्या हुआ, वो पृथक कृत्य था, उसमें आशय
और ज्ञान वो बात सिद्ध हो गया, तो समझ जाइएगा क्या हो गया कि वो मुख्य जो अपराध था उसके लिए जो है वो दायित्वाधीन होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अगर क्या साबित ना हो, यानी आशय और ज्ञान जब ये साबित ना हो तो उस स्थिति में क्या होगा। जब आशय और ज्ञान साबित ना होगा तो वो जो सभी अभियुक्तों में से हर एक अभियुक्त का जो पृथककृत होता है, वो पृथककृत में जब आशय और ज्ञान साबित नहीं होता है तो उस स्थिति में सिर्फ वो पृथककृत के लिए ही अब दायित्वाधीन होगा। ठीक, क्या होगा, वो सिर्फ पृथककृत के लिए ही दायित्वाधीन होगा, ना कि आप ये नहीं कहेंगे कि उस मुख्य अपराध के लिए दायित्वाधीन होगा। उस मुख्य अपराध के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा, क्योंकि वो जो पृथककृत था उसमें जो आशय और ज्ञान यानी कि वो सिद्ध नहीं हुआ, यानी कि साबित नहीं हुआ, तो वो कभी भी जो है मुख्य अपराध के लिए प्रति जो है दायित्वाधीन नहीं होगा। उस सिर्फ जो है किसके लिए दायित्वाधीन होगा, सिर्फ जो है वो यानी कि जो पृथककृत था उस पृथककृत के लिए ही दायित्वाधीन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए एक बात और ध्यान रखना अपने दिमाग में कि जब 35 लगता है तो यानी कि आईपीसी की धारा जब 35 यानी 35 लगता है तो आईपीसी की धारा 34 नहीं लगता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, ये क्लियर। अब आपको 2 मिनट के लिए हम पूरी बात समझाते हैं। देखिए, किसी अपराध को कारित करने के लिए आशय का होना जरूरी है और ज्ञान का होना, और सहमति के साथ हो। ठीक है, और उस कृत्य को कारित करने में एक दूसरे के संपूरक क्या हो, सहायता यानी कि ऐसा हेल्प किया हो, और एक ही समय एक ही साथ उन अभियुक्तियों के द्वारा ऐसा कृत्य किया हुआ हो, यानी कि ऐसा अपराध किया गया हो। तो जो पृथक कृत्य है सभी अभियुक्तों में से हर एक अभियुक्त होता है, हर एक अभियुक्त का अपना एक पृथक कृत्य है। तो वही जो पृथक कृत्य है उस पृथक कृत्य के आधार पर क्या ध्यान रखना है कि उसके आशय यानी कि उसका इंटेंशन क्या है, उसका ज्ञान यानी कि उसका नॉलेज, वो दोनों चीज़ को क्या है सिद्ध करना पड़ेगा। यानी कि जब सिद्ध हो जाएगा तो उस मुख्य अपराध का दायित्व अधीन होगा, और जब यानी कि आशय और ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ तो मान लीजिए कि सिर्फ वो पृथक दायित्व के यानी पृथक कृत्य के लिए ही दायित्व अधीन है। ठीक है, और एक बात देखिए, उस आपराधिक कृत्य को कारित करने में सभी अपराध जो अभियुक्त हैं उन सभी अभियुक्तों का जो मस्तिष्क है उसका सम्मिलित होना जरूरी है, और सभी का जो है कार्य जो है वो भी सम्मिलित होना जरूरी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जहाँ तक उम्मीद है कि ये बातें सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो मुख्य अपराध है ना, जिस मुख्य अपराध में जो सभी अभियुक्त होते हैं, अब उन सभी अभियुक्तों में से हर एक अभियुक्त का जो पृथक्कृत होता है, ठीक है, अगर उसमें आशय और ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, ये माना जाएगा कि उस कृत्य को करने में केवल उसी ने ही किया है। ठीक है, यही मान लिया जाएगा कि माना कि उसी ने ही व्यक्ति ऐसा कृत्य किया है। तो इसीलिए जो है सभी अभियुक्त क्या हो उसके प्रति दायित्वाधीन हैं, जितने भागीदार हैं उसमें सभी अभियुक्त उसके प्रति यानी कि क्या है कि दायित्वाधीन है, यानी उस आपराधिक कृत्य के लिए। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर रहना चाहिए। ये बात क्लियर हो गया। चलिए हम फिर मिलेंगे, इसको यहीं पे विराम करते हैं, और फिर हम इसी से रिलेटेड और सारी बातें हैं वो भी चीज़ हम इसमें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, सारी बात को इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसीलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा
ठीक है, इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।